जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मानवसी काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मानवसी काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माननीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, बहन जी मैदान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में। बहन जी मैदान में। माननीय बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। माननीय बहन। बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी के संस्थापक साहब कांशीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर 9 अक्टूबर को लखनऊ स्थित मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल पर महाविशाल रैली का आयोजन करके लखनऊ से लेकर दिल्ली तक देश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। रैली के कारण सारा लखनऊ शहर ही एक बार तो नीले समुद्र की तरह दिखाई दे रहा था और रैली में जुटी भीड़ ने एक बार तो सारे शहर को जाम करके रख दिया। ये रैली न सिर्फ बीएसपी के इतिहास की सबसे बड़ी रैलियों में से एक साबित हुई, बल्कि इसने सभी विरोधी दलों को हिलाकर रख दिया। पार्टी प्रमुख मायावती ने खुद कहा कि ये रैली बीएसपी के अपने ही पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली है। 9 साल बाद बीएसपी की गई ये बड़ी रैली 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक मजबूत संदेश देती नजर आई। यूपी और अन्य राज्यों से लाखों लोग 1-2 दिन पहले ही लखनऊ पहुंचने शुरू हो गए थे। रेलवे द्वारा लखनऊ आने वाली कुछ रेलगाड़ियों को रद्द कर दिए जाने के कारण भी बड़ी संख्या में लोगों ने पैदल चलकर ही रैली में पहुंचना बेहतर समझा। पहले आने वाले लोगों के लिए पार्टी द्वारा समुचित प्रबंध किए गए थे। अनुमान है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग रैली में जुटे और इसने बीएसपी के 2006 की रैली के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। याद रहे कि 2006 की रैली में भगदड़ की घटना हुई थी, लेकिन इस रैली में सब कुछ ठीक ठाक रहा। बसपा ने रैली के लिए महीनों से तैयारी की थी। यूपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पॉल ने कहा था कि कांशीराम साहब के करोड़ों अनुयायियों को इस आयोजन के लिए लामबंद किया गया था। पूरे यूपी को नीले रंग में रंगा गया था। प्रदेश भर में वॉल पेंटिंग्स की गई थीं। पार्टी सुप्रीमो मायावती 3 घंटे मंच पर रहीं। उन्होंने कांशीराम साहब को याद करते हुए कहा, संगठन जमा संघर्ष तो उसका नतीजा सम्मान में ही निकलता है। ये रैली सिर्फ स्मृति नहीं बल्कि चुनावों का ऐलान थी। बहुजन स्मारकों के बेहतर रखरखाव के लिए यूपी की बीजेपी सरकार की तारीफ की, पर अन्य मुद्दों पर भाजपा को आड़े हाथों लिया। साथ ही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बसपा सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान बहुजन महापुरुषों के नाम पर रखे गए यूपी के विभिन्न जिलों के नाम बाद में अखिलेश यादव की सपा सरकार द्वारा बदल दिए जाने के लिए अखिलेश यादव को निशाना बनाया।
उन्होंने सपा सरकार द्वारा कांशीराम नगर जिले का नाम बदलकर कासगंज किए जाने का विशेष जिक्र किया। बसपा प्रमुख मायावती ने इस अवसर पर यह भी साफ किया कि यूपी के 2027 के चुनाव बीएसपी अकेले अपने दम पर लड़ेगी और कोई गठबंधन नहीं करेगी। अपने महापुरुषों के सम्मान में बहन जी मैदान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में बहन जी मैदान में, बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बीएसपी की क्या पहचान? झंडा हाथ के निशान। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद। सब समाज के सम्मान में बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सब समाज के सम्मान में, सब समाज के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में बहन जी अब संघर्ष करो, बहन जी अब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी अब संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथ इंसान, बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथ इंसान, बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथ इंसान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मानवर श्री कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मानवर श्री कांशीराम साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, 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 बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, 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 श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सब समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सब समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, बहन जी मैदान में। अपने महापुरुषों के सम्मान में बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, मानवर श्री कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मानवर श्री कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद, 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 श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, बहन जी मैदान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में बहन जी मैदान में। बहन जी आप संघर्ष करो। हम आपके सम्मानित साथियों, आप लोगों को यह मालूम है कि आज बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक माननीय श्री कांशीराम साहब जी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले मैं अपने आप सभी लोगों की तरफ से इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सम्मानित साथियों, आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वह बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा देश के सबसे बड़े प्रदेश की उत्तर प्रदेश की 4 बार रही यशस्वी मुख्यमंत्री एवं लोकसभा राज्यसभा की कई बार सांसद और यहां करोड़ों करोड़ दलितों, शोषितों, पिछड़ों, मजदूरों, गरीबों, छात्रों, नौजवानों की दिलों की धड़कन व देश में सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति मूवमेंट की महानायिका व बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांशीराम जी की
एकमात्र रही उत्तराधिकारी एवं आयरन लेडी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आज माननीय श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम सब लोगों के बीच में आ चुकी हैं। अब मैं आग्रह करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय श्री आकाश आनंद जी से कि वह आए और इस अपार जनसमूह को संबोधित करें। आदरणीय श्री आकाश आनंद जी। जय भीम। साथियों, जैसा कि आप लोगों को यह विदित है कि आज बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की 19वीं पुण्यतिथि है। जो ये लोग मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर आज यहाँ लाखों की संख्या में पहुंचकर इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने व आदरणीय बहन जी को भी सुनने के लिए यहाँ आज पहुंचे हैं। साथ ही आपकी आज यह आई अपार भीड़ को व उनके जोश को भी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बारी उत्तर प्रदेश में बीएसपी की 5वीं बार यहाँ सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय की नीतियों पर एवं सिद्धांतों पर आधारित अपनी पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में अकेले ही सरकार जरूर बनने जा रही है। अब मैं आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि व बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार रही यशस्वी मुख्यमंत्री और साथ ही लोकसभा व राज्यसभा की कई बार रही सम्मानित सांसद तथा देश में सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति मूवमेंट की महानायिका बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक एवं मसीहा माननीय श्री कांशीराम जी की एकमात्र रही उत्तराधिकारी व आयरन लेडी परम आदरणीय बहन जी अब उनके सम्मान में अपने विचार व्यक्त करेंगी तथा पार्टी व मूवमेंट के हित में भी कुछ दिशा निर्देश देंगी। आदरणीय माननीय बहन जी। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, नेता एवं कार्यकर्तागण, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की 19वीं पुण्यतिथि है और आज के ही दिन उनका लंबी बीमारी के कारण देहांत हुआ था, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज के हित में इनका समर्पित रहा संपूर्ण जीवन हमारे लिए हमेशा यादगार व अमर रहेगा। ऐसे महान व्यक्तित्व को आज मेरे साथ साथ आप लोग भी अपार संख्या में अर्थात लाखों की संख्या में यहाँ यूपी की राजधानी लखनऊ में बीएसपी की रही सरकार द्वारा इनके सम्मान में निर्मित किए गए भव्य व अति विशाल मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल पर इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि आप लोगों को
ये भी मालूम है कि इनके सम्मान में बनाए गए इस स्थल के कुछ हिस्सों की समय से मरम्मत नहीं होने की वजह से आप लोग भी पिछले कुछ समय से यहाँ इनकी प्रतिमा पर अपने पुष्प अर्पित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ मरम्मत का अधिकांश कार्य पूरा हो जाने के बाद इस बार मेरे साथ साथ आप लोग भी भीड़ के मामले में अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए भीड़ के मामले में अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहाँ लाखों लाखों की संख्या में इस स्थल पर मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं, जिसके लिए पार्टी आपकी बहुत बहुत आभारी है। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे, और इसका जो पैसा आएगा टिकट का तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था की थी। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर, और हालत बड़ी जर्जर हो गई थी स्थलों की। यही नहीं, और भी स्थल थे, पार्क थे, उनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। तो तब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मद का पैसा आप इनके रख रखाव पर लगाओ, तो जो देखने वालों का टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को इनके रख रखाव पर लगाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मद पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रख रखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। लेकिन वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जब यूपी में सरकार थी और ये स्थल बन चुके थे, तो उन्होंने इनके रख रखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, टिकटों का पैसा दबा कर रख लिया।
लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी समाज अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। और अब मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी जो पंजाब राज्य के एक मध्यम दलित परिवार में पैदा हुए हैं, तो इनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूवमेंट से व इनके कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से देश के खासकर करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के भी हित में भारतीय संविधान में दिए गए कानूनी अधिकारों से प्रेरित होकर तथा उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर फिर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की है। और इसके लिए उन्होंने यानी कि मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते व सरकारी नौकरी आदि सभी त्याग कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस अधूरे रहे कारवां को पूरा करने के लिए लगा दी है, जो बाबा साहब ने यहाँ देश के करोड़ों दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को ये कही थी कि मैंने, बाबा साहब ने क्या कहा था कि मैंने अपने कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से इन वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान में इन्हें स्वाभिमान के साथ जिंदगी व्यतीत करने व खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कानूनी अधिकार तो जरूर दिला दिए हैं, लेकिन उनका सही से पूरा लाभ लेने के लिए इन सभी वर्गों के लोगों को अर्थात बहुजन समाज के लोगों को आपस में एकजुट होकर व इन्हें अपने विशाल वोटों के जरिए यहाँ केंद्र एवं राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी।
ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। तभी फिर इनका वास्तव में सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है और तभी फिर ये लोग स्वाभिमान के साथ अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। जबकि इससे पहले केंद्र की रही भाजपा सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर व मेरे माँ बाप, भाई बहन एवं अन्य रिश्ते नातों आदि के ऊपर भी अनेकों गलत एवं फर्जी केस दर्ज करा के हम सभी को जबरदस्ती इनकम टैक्स व सीबीआई आदि के जंजाल में फंसाकर हमारी छवि को धूमिल करने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। इसके साथ साथ आगे चलकर इन सब मामलों में केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार ने भी हमें न्याय देने के बजाय बल्कि काफी उलझा दिया था और तब फिर हमें इन सब के विरुद्ध माननीय कोर्ट में भी जाना पड़ा है जहां हमें न्याय मिला है। इस प्रकार से ये सब भी हमें काफी कुछ झेलना पड़ा है, लेकिन ऐसे विकट व संघर्ष भरे हालातों में भी हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में सन 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और हमने यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को काफी हद तक साकार किया है और इसके लिए हमने अपनी सरकार में यहाँ जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी व्यवस्था के शिकार रहे लोगों को अर्थात सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के भी हित व कल्याण में अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनके नाम बदलकर उन्हें अब अन्य राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकारें भुना रही हैं, जबकि इसका वास्तव में असली श्रेय बीएसपी को ही जाता है। इनके साथ साथ हमारी पार्टी की रही सरकार ने प्रदेश में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था को भी चुस्त व दुरुस्त करने के लिए यहाँ जाति, धर्म व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किए हैं और खासकर हमने रोटी रोजी देने के मामले में सर्व समाज में से यहाँ गरीबों, दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को काफी हद तक उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया है, जिनके यहाँ वर्षों से सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों की जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इतना ही नहीं बल्कि हमने वर्तमान केंद्र की सरकार की तरह अपने राजनीतिक स्वार्थ में इनके टैक्स के पैसों से ही थोड़ा सा मुफ्त में राशन देकर इनको अपना गुलाम व लाचार नहीं बनाया है, अर्थात इनको दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रखा है। इसके साथ साथ हमारी पार्टी की रही सरकार ने देश में यहाँ बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर श्री कांशीराम जी, संत गुरु रविदास जी व गौतम बुद्ध आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया है। जो ये सब यहाँ जातिवादी पार्टियों को कतई भी रास नहीं आ रहे हैं और इस मामले में समाजवादी पार्टी तो सबसे आगे रही है और अब ये समाजवादी पार्टी यहाँ अपने राजनीतिक स्वार्थ में जबरन पीडीए आदि की हवाई बातें करके इन वर्गों को गुमराह करने में लगी है, जबकि हमारी पार्टी की रही सरकार ने अपने संतों, गुरुओं
व महापुरुषों आदि के नाम पर यहाँ प्रदेश में जिन जिलों, संस्थानों एवं योजनाओं आदि के नाम रखे थे, तो उनमें से काफी को तो सपा की रही सरकार ने बदल दिया है, जैसा कि शुरू में मैंने आप लोगों को बताया है। आरक्षण दिए जाने के मामले में भी सपा की रही सरकार ने यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हमेशा पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया है। इनके पदोन्नति में आरक्षण को तो इस पार्टी की रही सरकार ने एक प्रकार से यहाँ खत्म ही कर दिया था। इसके अलावा इनकी रही सरकार में यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को ही ज्यादातर बढ़ावा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ कानून व्यवस्था भी काफी बुरी तरह से चरमरा गई थी। और अब अधिकांश मामलों में लगभग यही स्थिति हमें यह वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी देखने के लिए मिल रही है। जबकि आजादी के बाद, इनसे पहले यहाँ शुरू में काफी वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के रहे शासनकाल में तो इन वर्गों का हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि हुआ है। एक प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ यूपी में कांग्रेस पार्टी का भी ज्यादातर जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच के आधार पर ही शासन चलता रहा है। और सन 1975 में देश में लगी इमरजेंसी में तो कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने यहाँ बाबा साहब के संविधान को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया था, जिसकी आड़ में अब इस पार्टी के लोग आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। संविधान को हाथ में लेकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने हर प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संसद में भी चुनकर नहीं जाने दिया था। इसके अलावा केंद्र में इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था। इसके बाद फिर इनकी मूवमेंट को आगे गति देने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी को भी उनके देहांत के बाद केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी की भी सरकार ने एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। साथ ही इन्होंने देश में पिछड़े वर्गों की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया था, जिसे फिर बीएसपी के अथक प्रयासों से श्री बीपी सिंह जी की रही सरकार में ही लागू किया गया था। इसके साथ साथ उसी समय ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार अब बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों के भी शासनकाल में इन वर्गों का शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके अलावा इनकी सरकारों में भी जनता को लुभाने के लिए आए दिन घोषणाएं, शिलान्यास व उद्घाटन आदि तो काफी किए जाते हैं, लेकिन इनसे भी जनता को कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये कागजी व हवाई ज्यादा और जमीनी हकीकत में बहुत कम होते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों को पूरे देश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही अपनी पार्टी को ही हर मामले में मजबूत बनाकर इसे केंद्र एवं राज्यों की भी सत्ता में लाना बहुत जरूरी है। सभी जो जातिवादी पार्टियां हैं, इनको ये डर था कि यदि बीएसपी को आगे बढ़ने से नहीं रोका गया तो फिर ये पार्टी केंद्र की सत्ता तक भी जरूर पहुंच सकती है, जिससे घबराकर
सारी जातिवादी पार्टियां अंदर अंदर एक हो गई थी। एक होकर इन्होंने जहां जहां बीएसपी जीत रही थी तो वहां इनको हराया। जो विरोधियों के कैंडिडेट जीत रहे थे उनको इन्होंने अपना वोट ट्रांसफर कराया। इसके साथ ही फिर बाकी रही सही कमी ईवीएम में की गई धांधली के जरिए पूरी कर दी गई, जबकि वर्तमान हालातों में ईवीएम के काफी विरोध के चलते ये ईवीएम वाला सिस्टम कभी भी खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही सावधानी के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब तो पूरे देश में विरोधी पार्टियों ने बीएसपी को कमजोर करने के लिए एक और षड्यंत्र ये रचा है कि अब इन्होंने विरोधी पार्टियों ने बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को बांटने के लिए इसी समाज में से स्वार्थी एवं बिकाऊ किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके वे उनके जरिए अनेकों पार्टियां व संगठन आदि भी काफी बनवा दिए हैं, जिनसे ये पार्टियां, ये जातिवादी पार्टियां चुनाव में अपने अपने फायदे के हिसाब से उम्मीदवार खड़े करवा के बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। और अब तो ये पार्टियां अंदर अंदर खुद अपने वोट ट्रांसफर करा के इनके एक आधी उम्मीदवार भी जिताकर भेज रही है। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को पुणे या यूपी में अपनी पार्टी को सत्ता में लाने वे अभी हाल ही में बिहार प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में तथा आगे चलकर अन्य और राज्यों में भी विधानसभा व देश में लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में भी अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने के लिए ऐसे सभी स्वार्थी एवं बिकाऊ दलित संगठनों व पार्टियों को अपने यार दोस्त, जात बिरादरी व रिश्ते नाते आदि के चक्कर में भी पड़कर अब इनको अपना एक भी वोट देकर खराब नहीं करना है। इतना ही नहीं बल्कि देश में आम जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने की बजाय जो पिछले कुछ समय से यहाँ स्वार्थी व शरारती तत्व एक दूसरे के देवी देवता, खुदा व धर्म आदि को लेकर तथा इन पर आए दिन नए नए मुद्दों को निकालकर देश में बवाल व हिंसा आदि पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं और फिर इनकी आड़ में राजनीति करते हैं। ये भी देश हित में ठीक नहीं है, जबकि इन सब मामलों में सभी को भारतीय संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। साथ ही सभी धर्मों का पूरा आदर सम्मान भी करना चाहिए और इनके सदियों से चले आ रहे धार्मिक नियम, मान्यताएं व परंपराएं आदि में भी किसी को दखल देना उचित नहीं है और ना ही इनकी आड़ में आई लव आदि की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जहां तक पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगांव में हुई आतंकी घटना का सवाल है, जिसमें काफी महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए थे, तो ये अत्यंत ही दुखद व चिंता की बात है। हालांकि इस घटना को होने से रोका जा सकता था, बशर्ते यदि उस समय सरकार द्वारा इस पर्यटक स्थल पर सुरक्षा का उचित प्रबंध किया होता। साथ ही हमारी विदेश नीति भी हमेशा देश व जनहित में ही होनी चाहिए और इस मामले में अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ से भी केंद्र सरकार को काफी सचेत रहने की जरूरत है और इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने पर जोर देकर जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है, तो ये हवाई ना होकर बल्कि जमीनी हकीकत में भी लोगों को होता हुआ नजर आना चाहिए। और अब इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश में अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाना
व इसे आगे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। और खासकर इस बार यूपी में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की यहाँ सरकार जरूर बनाना है। और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि बीएसपी के सत्ता से हटने के बाद जब से यहाँ सपा व बीजेपी की सरकार बनी है तो तब से यहाँ पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही इनकी भी सरकारों में सर्व समाज में से खासकर यहाँ गरीबों, दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो पा रहा है। और अब इनमें गरीबी एवं बेरोजगारी आदि काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही इनके ऊपर हो रही जुल्म जाति आदि भी काफी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनकी बहन बेटियां भी अधिकांश सुरक्षित नहीं रही है। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को यहाँ आरक्षण का भी सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम है कि इनके आरक्षण को लेकर अभी तक जितने भी मान्य कोर्ट के फैसले आए हैं तो उनकी सभी जातिवादी पार्टियों की रही सरकारों ने सही से पैरवी नहीं की है, जिससे अब इनको आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इस मामले में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बीएसपी के अथक प्रयासों से देश में एससी व एसटी वर्गों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जब केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार में संविधानिक संशोधन विधेयक संसद में लाया गया था तो तब उसे कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी व अन्य आरक्षण विरोधी पार्टियों की अंदरूनी मिली भगत से पास तक भी नहीं होने दिया था, जो अभी तक भी संसद में लटका पड़ा है। जबकि समाजवादी पार्टी के सांसदों ने तो इस बिल को ही संसद में फाड़ दिया था। इतनी ज्यादा इस पार्टी को इनके पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने को लेकर इस बिल से इनको जबरदस्त एलर्जी थी, नफरत थी। ऐसे में अब आप ही ये बताएं, क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि जैसी इन जातिवादी पार्टियों में या खासकर अपने दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है? मैं समझती हूँ कतई भी संभव नहीं है। इसके अलावा इन्हीं की तरह यहाँ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि होना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि अब तो इनका जान माल व मजहब आदि भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं रहा है। इनकी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी दरकिनारी कर दी गई है। इतना ही नहीं बल्कि अब तो सत्ता एवं विपक्ष अंदर अंदर मिलकर वे अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित किए गए इनके मानवतावादी व समता मूलक भारतीय संविधान को भी बदलकर इसे ये पुराने वाले जातिवादी ढांचे में ही परिवर्तित करना चाहते हैं, जिसके लिए इनके साधु संत भी आए दिन पैरवी करते रहते हैं, जिसे हमारी पार्टी बीएसपी कतई भी बदलने नहीं देगी, चाहे इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। इसके अलावा जहाँ तक अपनी पार्टी के लिए अकेले चुनाव लड़ने का सवाल है तो इसके बारे में भी यहाँ मैं अपनी पार्टी के अब तक के रहे अनुभवों को ध्यान में रखकर ये बताना जरूरी समझती हूँ कि देश के अन्य प्रदेशों की तरह खासकर यहाँ यूपी में जब भी हमारी पार्टी ने विधानसभा का आम चुनाव गठबंधन करके लड़ा है तो तब फिर हमारी पार्टी को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। इसलिए इस बार यहाँ यूपी विधानसभा के होने वाले आम चुनाव में अब तक के रहे अनुभवों के मुताबिक
हमारी पार्टी ने सन 2007 की तरह ही अकेले ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वैसे मुझे ये पूरा भरोसा है कि आज के कार्यक्रम में अपने खुद के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए उम्मीद से कई गुना ज्यादा लाखों की संख्या में आई ये अपार भीड़ इस बार यहाँ यूपी में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी को सत्ता में जरूर लाएगी। और इसके लिए अभी से ही पार्टी के लोगों को यहाँ विरोधी पार्टियों के पुराने व नए सभी षड्यंत्रों व हथकंडों आदि से सावधानी बरतते हुए अपनी पार्टी के जनाधार को बड़े पैमाने पर बढ़ाना है। क्योंकि इस संबंध में ताजा उदाहरण ये है कि इन्होंने आज के 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि दूसरी पार्टियों के फलाना वरिष्ठ नेता बीएसपी में आ रहे हैं और वे बीएसपी प्रमुख से दिल्ली व लखनऊ में भी मिले हैं, लेकिन मुझे तो इसके बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है। और आज ये लाखों की तादाद में आई अपार भीड़ व उनका जोश व उत्साह भी इस बात के काफी कुछ संकेत दे रहा है। जिनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह ये जो लाखों की संख्या में लोग आए हैं, तो इनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह मजदूरी देकर दिहाड़ी पर नहीं लाया गया है, बल्कि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई के पैसों से ही खुद चलकर आज के अपने 9 अक्टूबर के प्रोग्राम में मुझे सुनने के लिए आए, जिन्होंने भीड़ के मामले में आज अपने खुद के भी अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूती देकर उसे बरकरार बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से पार्टी के लोगों ने माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने के बाद भी पार्टी की हर परिस्थिति में हमेशा मेरा साथ दिया है और अभी भी दे रहे हैं, तो ये मेरे व पार्टी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और अब तो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद भी बीएसपी की मूवमेंट से काफी हद तक जुड़ चुके हैं, जो ये भी पार्टी के लिए अच्छे शुभ संकेत हैं। और अब ये यानी कि आकाश आनंद मेरे मार्गदर्शन व दिशा निर्देशन में अपनी पूरी लगन एवं मेहनत के साथ पार्टी को मजबूती देने में व पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे, जिससे पार्टी के लोगों में आए दिन इनके प्रति काफी लगाव व उत्साह भी बढ़ा है। ये भी पार्टी हित में अच्छी बात है, जिसे ध्यान में रखकर अब मेरा इनके बारे में, आकाश आनंद के बारे में ये कहना है कि जिस प्रकार से पूरे देश में पार्टी के लोग माननीय श्री कांशीराम जी के जीते जी और उनके देहांत के बाद भी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे हैं, तो मैं भी ये चाहूंगी उसी प्रकार से पार्टी के लोग श्री आकाश आनंद के साथ भी हमेशा खड़े रहेंगे और इनका हर परिस्थिति में पूरा साथ भी जरूर देंगे। अंत में अब मैं पार्टी के लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी नहीं। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आज पार्टी के लोगों को वायदा भी है। और अब मैं पुनः अपनी तरफ से व उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी के सभी लोगों की तरफ से भी माननीय श्री कांशीराम जी को आज उनकी 19वीं पुण्यतिथि के मौके पर पूरे तहे दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।
जय भीम व जय भारत। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2017 और 22 में बीएसपी का वोट शेयर जरूर गिरा था, लेकिन 9 अक्टूबर की रैली दिखलाती है कि बहुजन बेस मजबूत है। मायावती का बीजेपी को सराहना रणनीतिक है और सपा को निशाना बनाकर मुस्लिम वोटरों को खींचने की कोशिश की गई है। सपा सरकार द्वारा जिलों से बहुजन महापुरुषों के नाम हटाए जाने की बात याद दिलाना उन दलित वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश है जो पिछले चुनाव में भाजपा को हराने के नाम पर इंडिया गठबंधन खासकर सपा की तरफ चले गए थे। ज्ञात रहे कि बसपा का इंडिया गठबंधन में प्रवेश सपा नहीं रोका था। पार्टी नेता मानते हैं कि अभी मार्ग में चुनौतियां हैं, युवा वोटरों को आकर्षित करना होगा। कांशीराम साहब की विरासत जिंदा है, लेकिन आकाश आनंद की भूमिका बढ़ेगी। ये रैली विरोधियों को हिला रही है, लेकिन इसका ज़मीन पर और चुनावी रणनीति पर क्या असर पड़ा, इसका पता तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों से ही लगेगा।